आई फोक्सो ये वीडियो के अंदर हम 3 कंपनीज़ के FY25 Q2 के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। तीनों कंपनीज़ के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं और 2 कंपनीज़ के तो रिजल्ट जो है मुझे हाईली अवेटिंग थे और तीसरी कंपनी का जो रिजल्ट है मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो तीनों कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। पहली जो कंपनी है वो है वी2 रिटेल। वी2 रिटेल आपकी जो है वो अपैरल वाली कंपनी है। बेसिकली जो आपका ट्रेंड करता है, जो आपका ज़ूडियो करता है, वही जो है आपका वी2 रिटेल करता है। ये जो है रिटेल स्टोर्स वगैरह ओपन कर चुके हैं अलग-अलग जगह जहाँ ये स्टोर्स वगैरह ओपन करते हैं। और फिर वहाँ से जो है मेन इनका जो बिज़नेस है वो क्लोथिंग का है। तो क्लोथ्स वगैरह होते हैं नॉर्मली, अगर आप देखोगे तो वो ये सब जो कंपनी है वो सेल वगैरह करती है। वी2 रिटेल के खुद के भी ब्रांड है, प्राइवेट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। वी2 रिटेल का अगर आप देखोगे तो प्राइवेट लेवल का जो शेयर है वी2 रिटेल का वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। और वी2 रिटेल का स्टॉक जो है वो एज़ यूजुअल हाई पे हाई बनाते जा रहा है। स्टॉक जो है वो रुक ही नहीं रहा है क्योंकि बिज़नेस के अंदर जो ग्रोथ मोमेंटम है वो रुक ही नहीं रहा है। अब एक आपका फ़ायदा हो जाता है कि वी2 रिटेल जैसी जो कंपनीज़ होती है ये रिटेल कंपनीज़ होती है। तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है अभी कि इंडिया के अंदर एक शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज आपका अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज रिटेल की तरफ। तो इस रीज़न की वजह से भी वी2 रिटेल और आपकी ज़ूडियो जैसे मतलब ट्रेंड जैसी जो कंपनीज़ है उनके अंदर हमें जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। ट्रेंड जैसी जो कंपनीज़ है वो भी अपना ग्रोथ जो है वो 50% के आसपास ग्रो कर रही है, इसलिए उसे जो है वो हाई पी दिया जाता है। मेरे हिसाब से 212 का पी दिया जाता है ट्रेंड को। तो उसी तरीके से वी2 रिटेल को अगर आप देखोगे तो वी2 रिटेल जो है छोटे बेस वाला प्लेयर है। तो ऑब्वियसली आप इसे एक्सपेक्ट करोगे ना कि वी2 रिटेल जो है वो ट्रेंड से बेटर परफॉर्म करे। तो अगर आप वी2 रिटेल के नंबर्स देखोगे तो कॉन्स्टेंटली ये जो अपने रेवेन्यूज़ है वो ओवर 50% से इंक्रीज़ करे जा रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये जो है इनके रेवेन्यूज़ जो है अगले 3 से 4 साल आराम से 40% या उसके ऊपर जो है ये रेवेन्यूज़ अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप वी2 रिटेल को देखोगे तो इनके रेवेन्यूज़ जो है वो 64% से इंक्रीज़ हुए और हाफ ईयर का अगर आप देखोगे तो 61% से रेवेन्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें जो है वो 71% का जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है। इसका मतलब ये है कि भाई इस कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो कि आपको वी2 के नंबर्स के अंदर नोटिस करनी चाहिए कि भाई इस कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस करा है। और जितना मैंने ट्रेंड नोटिस करा इसने जो है इसके पहले जितने भी इसके सितंबर वाले क्वार्टर्स थे उसके अंदर जो है कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली लॉस रिपोर्ट कर रही थी। अगर आप देखोगे तो पिछले सितंबर भी लॉस रिपोर्ट कर रही थी, उसके पहले भी लॉस रिपोर्ट कर रही थी और ऑब्वियसली 2021 के अंदर तो कंपनी ऑब्वियसली लॉस रिपोर्ट कर रही थी। अब आपकी जो भी रिटेल कंपनीज होती है उनके अंदर एक साइक्लिकलिटी का कंसेप्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है, सीजनलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। मतलब क्या कि हर क्वार्टर जो भी इनकी सेल्स वगैरह होती है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। कुछ क्वार्टर के अंदर सेल्स अच्छी होती है जैसे कि आपका Q1 और Q3 के अंदर जो है इनका प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। Q2 के अंदर प्रॉफिट जो है वो हिट ले लेते हैं क्योंकि स्टोर्स के अंदर फुटफॉल्स वगैरह कम हो जाती है और फिर आपका रेंज वगैरह भी होता है। Q2 के अंदर वेडिंग सीजन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बहुत हिट सा ले लेती है, तो वो जो है आपको कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर देखने नहीं मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें जो है वो देखने मिल रहा है, बट कंपनी के रेवेन्यूज़ तो है वही फास्ट पेस पे 60% के ऊपर ही जो है वो कंपनी अपने रेवेन्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ करते जा रही है। तो वी2 रिटेल का अगर आप देखोगे तो अगर इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है आपकी जो भी रिटेल कंपनीज होती है उसके अंदर। तो मैंने देखा ट्रेंड का भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो भी अच्छा है। बाज़ार स्टाइल का मैंने देखा, और स्टाइल बाज़ार भी जो है एक और कंपनी है रिटेल स्पेस के अंदर ही है, वो भी उनका भी बिजनेस वी2 रिटेल जैसा ही है, ट्रेंड के जैसा ही है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है उनके अंदर कुछ 4% के आसपास थी, और वही अगर आप वी2 के इस पे देखोगे तो वी2 का उस कंपनी से ज़्यादा बड़ा बेस होने के बाद भी 34% का जो ग्रोथ है वो हमें देखने मिल रहा है वी2 के अंदर। एसएसजी के बारे में बात करें तो भाई वी2 रिटेल जो है उस हिसाब से जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है बाकी इसके जो भी पीएस है। और मेरे हिसाब से रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जितने मैं स्टॉक्स ट्रैक कर रहा हूँ उसके अंदर वी2 रिटेल जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 43% से इंक्रीज देखने मिला है हमें वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर, और इनका एवरेज बिलिंग वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, और एवरेज सेलिंग प्राइस भी जो है उसके अंदर इंक्रीज देखने मिला है। तो कंपनी जो है इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके कुछ अभी 139 स्टोर्स जा चुके हैं। अगर आपको वी2 रिटेल के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो चैनल पे मैंने वी2 रिटेल के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो जाकर चेक कर लेना। अगर आप उन दोनों वीडियोस को देखोगे तो एट द एंड ऑफ बोथ द वीडियोस आपको वी2 रिटेल के बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अब ये हर रिजल्ट वाले वीडियो के अंदर जो है पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो और ऑब्वियसली वी2 रिटेल का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जिस तरीके से वी2 रिटेल ग्रो कर रहा है। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर 2 वीडियोस बनाकर रखे हैं, वो जाकर चेक कर लेना। सिंपली जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना वी2 रिटेल और चैनल का नाम लिख देना आगे, तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। दूसरी कंपनी का डिस्कशन करेंगे। दूसरी कंपनी है मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज़। अब मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज़ को मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पी देता है, क्यों पता है? क्योंकि ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर है।
ऐसा मत सोचना कि ये जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है, ये वो नहीं करती है। ये जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करती है। ये जो है SDM है, ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग कंपनी है। ये अगर आप देखोगे तो इसलिए इसको जो है वो PEI दिया जाता है। कंपनी जो है एसेट लाइट है, इतना ज़्यादा एसेट्स है नहीं कंपनी के पास, क्योंकि ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग कंपनी है, तो एसेट ऑब्वियसली आप जो है इस कंपनी के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो इसकी एफिशिएंसी वगैरह उस हिसाब से जो है ये कंपनी जो है उस हिसाब से अट्रैक्टिव लगती है। बट ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज़ के अंदर एफिशिएंसी देखकर जो है हमें फ़ायदा नहीं होता है। फिर मोस्टशिप की बात करें तो इनके जो सबसे बड़ी-बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ है, जैसे कि एनवीडिया वगैरह, वो इनके क्लाइंट्स है। अगर आप देखोगे तो इनके क्लाइंट्स टॉप 20 जो भी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ है, वो इनके क्लाइंट्स है। और कंपनी जो है, अब अगर आप मोस्टशिप की बात करोगे तो मोस्टशिप जो है अपने रेवेन्यूज़ कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जा रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर ये जो है वो डिज़ाइन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 20 सेमीकंडक्टर कंपनी जो भी टॉप वाली है, उसके अंदर 10 जो है इनके ऑलरेडी क्लाइंट्स हो। एनवीडिया भी मेरे हिसाब से इनका क्लाइंट है। इसके साथ साथ ये जो है टर्नकी सर्विसेज वगैरह भी, टर्नकी प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और IP सेगमेंट के अंदर भी जो है ये जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो भाई रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमें इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा देखने मिल रहा है। कंपनी जो है आराम से 40% के ऊपर जो है अपने रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ कर पाती है। लेकिन 40% के ऊपर अगर अगर आप रेवेन्यूज़ अपने इंक्रीज़ कर रहे हो और आपको मार्केट दे रहा है 256 का पी, तो भाई ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट जो है आपको ओवर वैल्यू कर रख चुका है। बट स्टिल कंपनी स्टॉक जो है वो कॉन्स्टेंटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट वही चीज़ है कि भाई ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक एकदम। अगर आप देखोगे 1 साल के अंदर स्टॉक ने जो है वो 180% का रिटर्न दिया है और अच्छा खासा जंप देखने मिला हमें स्टॉक के प्राइस के अंदर। वही है यार, 256 का पी जो है वो आपके 40% ग्रोथ के लिए जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है। बट अगर आप इस Q2 के नंबर्स देखोगे तो Q2 के अंदर ये जो कंपनी है उसने अपने जो रेवेन्यूज़ है वो 56% से इंक्रीज़ किए ईयर ऑन ईयर। और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, अगर इससे कम जो है वो सेल्स ग्रोथ देखने मिलती है कंपनी के अंदर, तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है वो टैंक करने लगेगा। पी जो है उसके अंदर री रेटिंग देखने मिलेगी, जैसे कि ग्रेविटा के केस में हुआ। अब ग्रेविटा के केस में भी यही हुआ कि पी के अंदर जो है वो हमें री रेटिंग देखने मिली, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है पहले 30% के आसपास हो रहा था और अब कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है कुछ 11% के आसपास आ चुका है। तो भाई इसलिए ग्रेविटा के अंदर भी जो है हमें री रेटिंग देखने मिली। सेम चीज़ चल रहा है KPIT टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो जितना ज़्यादा अगर आप आपका रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन कर पाते हो, उतना ज़्यादा आपका जो स्टॉक प्राइस है वो मेंटेन होकर रखेगा। आपका जो हाई पी दे रहा है मार्केट, वो मेंटेन होकर रखेगा। लेकिन एक बार आपका रेवेन्यू ग्रोथ टैंक होने लग गया तो भाई आपका स्टॉक इतना गंदा टैंक करेगा। सेम केस देखा हमने KPIT के अंदर, सेम केस देखा हमने ग्रेविटा के अंदर और बाकी जो दूसरी कंपनीज है। ट्रेंड जो है अपना रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन कर रखा है, इसलिए ट्रेंड के अंदर जो है हमें देखने नहीं मिल रहा है। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें जो है वो 144% का इंक्रीज देखने मिला। इसका मतलब यह है कि भाई इस कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो Q2 ओवर Q2 को भी नंबर्स कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू जो है वो 75% से इंक्रीज़ हुआ है और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 168% से इंक्रीज़ हुआ है। तो भाई ऑब्वियसली कंपनी जो है फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। 75% के आसपास इस बार ग्रोथ आई है। इसके पहले ग्रोथ जो है वही 40 to 50% के बीच में आ रही थी। बट हो सकता है कि भाई ये कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, तो ऑब्वियसली इसको जो रेवेन्यू वगैरह है वो बेटर दिया होगा। ग्रोथ जो है वो बेटर, मतलब वैल्यूएशन जो है वो बेटर दी होगी अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करोगे तो। क्योंकि आपकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो अभी सिर्फ $155 बिलियन के आसपास ही है और 2030 तक ये इंडस्ट्री का साइज जो है वो $500 बिलियन के आसपास चल जाएगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर्स के लिए बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड ना हो। और वैसे भी सेमीकंडक्टर्स की वजह से आपकी सारी चीज़ें चलती है। पीट आपका फ़ोन, टैबलेट, टीवी, फ्रिज, हर चीज़ के अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर जो है वो लगते हैं। अगर आप ग्लोबल सेमीकंडक्टर का सेल्स देखोगे तो उसके अंदर जो है हमें 18.3% का जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है। मतलब आप इसी डेटा से अंदाज़ा लगा सकते हो, ग्लोबल डेटा से, कि भाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कितनी ग्रोथ है। आप उसके बाद अगर देखोगे तो तीसरी कंपनी जिसका हम बात करेंगे वो है निपॉन। अब निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी जितनी भी AMC कंपनीज़ है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली आपकी कैपिटल मार्केट कंपनी, जो भी आपकी कैपिटल मार्केट कंपनीज़ है वो झुंड में पैसे बना के देती है। मतलब आपकी एक कंपनी बेटर परफॉर्म नहीं करती है, सारी कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म करती रहती है। अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट्स के अंदर HDFC AMC का भी रिजल्ट जो है वो पिछले महीने आया था। तो HDFC AMC का भी रिजल्ट अगर आप देखोगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट था HDFC AMC का। उनका कुछ रेवेन्यू जो है वो 40% से इंक्रीज़ हुआ था, 35 to 40% के आसपास से। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अगर आप HDFC के अंदर देखोगे तो 42% के आसपास का इंक्रीज़ था। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट वही चीज़ अगर आप निपॉन में देखोगे तो इन्होंने जो है अपने सेल जो है वो 45% का इंक्रीज़ देखने मिला है निपॉन के अंदर।
और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें जो है वो 47% का इंक्रीज़ देखने मिला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो निप्पॉन का जो है वो मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, और वैसे भी रिटेल सेगमेंट के अंदर निप्पॉन इंडिया का जो है वो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। निप्पॉन जो है बेसिकली आपका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर किसी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है नहीं पता, आपको पता नहीं है कि एसेट मैनेजमेंट क्या करती है, तो आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स वगैरह होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, तो ये सारी जो कंपनीज़ होती है का जो भी मैनेजमेंट वगैरह होता है, वो सारी जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ ही करती है। मतलब बेसिकली आपका निप्पॉन लाइफ जो है वो आपका डेट फंड्स भी मैनेज करेगा, फिर इसके साथ साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी मैनेज करता है। और इन कंपनीज़ के पास जितना ज़्यादा इनका फंड का साइज़ है वो इंक्रीज़ होते जाता है, उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ की जो रेवेन्यूज़ है उसके अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिलता है। क्योंकि कोई भी फंड्स वगैरह मैनेज करती है तो उसके लिए कंपनी को जो है वो मैनेजमेंट फ़ीस भी मिलती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि एसेट कंपनीज़ के बारे में होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के बारे में होती है। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि निप्पॉन लाइफ हो गया या एचडीएफसी एमसीज हो गया, ये एनएफओस भी लाते रहते हैं, जैसे कि न्यू फंड ऑफरिंग, कोई भी नया फंड वगैरह लाते रहते हैं। तो उसके वजह से इन कंपनीज़ के अंदर जो है इनके एक्सपेंसेस के अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली नया फंड लेके आएंगे तो इंक्रीज़ तो देखने मिलेगा। और इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का, वो भी ज़्यादा होता है। अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर भी जो है इन्हें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं तो वो हैवी फीस चार्ज करते हैं, कंपनी से हैवी सैलरी वगैरह चार्ज करते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट कॉस्ट भी जो है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, वो उसके अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। बट ओवरऑल निप्पॉन की बात करें तो भाई अच्छे रिजल्ट्स है। अगर आप देखोगे तो 45% से सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। आपकी जितनी भी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज है, बीट आपका सीडीएसएल ब्रोकरेज के अंदर एंजल वन हो गया, 5 पैसा कैपिटल की तो बात भी नहीं करेंगे हम। बट बाकी जो आपकी जो भी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज है, वेल्थ फर्स्ट मैनेजर्स जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखोगे तो वेल्थ फर्स्ट मैनेजर्स के भी जो रिजल्ट है उन्होंने अपना बेस जो है वो 40% से इंक्रीज़ किया अपने रेवेन्यूज़। और फिर उसके बाद अगर आप एंजल वन देखोगे तो एंजल वन भी जो है ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपकी जितनी भी कंपनीज़ है वो सारी कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आप कैपिटल मार्केट कंपनीज़ को देखोगे तो। और जिस टाइम मतलब अभी देखो, जैसे कैपिटल मार्केट के अंदर स्लो डाउन देखने मिलेगा, अभी इंडिया के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो इक्विटी के अंदर जो हाउस होल्ड की जो इनकम जा रही है, एलोकेट हो रही है, उसके अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी कैपिटल मार्केट का अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रहा है लोगों के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो भाई इंडिया के अंदर लोग जो है वो इक्विटी के अंदर अपनी सेविंग जो है अभी एलोकेट कर रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, बट अभी एजुकेशन होने लगा है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करोगे तो इंडिया के जो लोग हैं वो इक्विटी को जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं वो अभी बहुत कम है। और इंडिया के टोटल डीमैट से अभी कुछ 8% के आसपास है। और अगर आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि यूएस, यूरोप वगैरह अगर आप देखोगे तो डीमैट का जो परसेंटेज है ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर अभी तक वो सिर्फ 8% के आसपास ही है। और आपका जो इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड की जो एसआईपीज़ है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रही है। इसलिए जो ये कंपनीज़ है उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके अंदर भी जो है हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। जैसे कि इनका जो है म्यूचुअल फंड का क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसके अंदर 57% का इंक्रीज़ देखने मिला है निप्पॉन के अंदर। और इनका मार्केट शेयर भी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। और वैसे भी निप्पॉन का जो है रिटेल इन्वेस्टर के अंदर सबसे बड़ा बेस मेंटेन करके रखा है। मतलब आपकी जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, सबसे अच्छा जो है वो निप्पॉन का रिटेल इन्वेस्टर का जो बेस है वो सबसे ज़्यादा है। और एक और चीज़ है कि भाई कंपनी को अगर आप देखोगे तो इक्विटी का जो शेयर है इन कंपनीज़ के अंदर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। अगर आप निप्पॉन की पीपीटी भी देखोगे तो भाई इक्विटी के लिए जो फंड्स वगैरह एलोकेट किए जा रहे हैं उसके अंदर हमें जो है वो इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। और डेट के अंदर से जो है वो रिडक्शन देखने मिल रहा है। अगर आप इंडस्ट्री ईयूएम भी देखोगे तो इक्विटी के अंदर वही इंक्रीज़ देखने मिल रहा है सारी कंपनीज़ के अंदर। एचडीएफसी एएमसी के अंदर भी सेम सीन है कि भाई इक्विटी के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। तो आपकी सारी कैपिटल मार्केट कंपनीज़ भी अच्छी कर रही है, उसी तरीके से आपका निप्पॉन इंडिया लाइफ मैनेजमेंट भी अच्छी ही कर रही है। वैल्यूएशन वाइज भी डिसेंट है, कंपनी डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ज़्यादा एकदम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। और जिस तरीके का ग्रोथ ला रही है कंपनीज, बट एक चीज़ है कि आपकी जितने भी कैपिटल मार्केट कंपनीज है वो साइक्लिकल कंपनीज है कि एक बार कैपिटल मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करने बंद कर दिए तो भाई रेवेन्यूज़ के अंदर जो है हमें फ्लक्चुएशन देखने मिल सकते हैं। रेवेन्यूज़ के अंदर ग्रोथ अभी देखने मिल रही है 40% की, 30% की, उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल सकता है। तो पीई के अंदर री रेटिंग हो सकती है। अब तक तो ऐसा कुछ हो रहा नहीं है, अगले क्वार्टर में समझेगा हमें, बट अब तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन आगे कुछ टाइम बाद जो है ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्ट इतना ज़्यादा बुल मार्केट नहीं चलता है। आपका जितना ज़्यादा बुल मार्केट चलता है उतना ज़्यादा आपकी कैपिटल मार्केट वाली जो कंपनीज होती है वो बेटर परफॉर्म करती है। एक बार बुल मार्केट खत्म, इनका परफॉर्मेंस जो है वो ख़त्म नहीं होता है, बट परफॉर्मेंस ख़राब आने लगती है, ग्रोथ जो है वो फॉल होने लगती है। और इतना हाई पी मल्टीपल जो दे रहे हैं लोग इन्हें, उसके अंदर भी री रेटिंग देखने हमें जो है वो मिल सकती है। तो इन कंपनीज़ के बारे में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई और कंपनी का Q2 एनालिसिस चाहिए होगा, या फिर अगर आपको और कंपनी कोई कंपनी का एनालिसिस चाहिए होगा,
तो कमेंट सेक्शन में आकर उस कंपनी का जो है वो नाम लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।